हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आपके टॉपिक वाइज सीरीज़ लेकर। और आज की टॉपिक वाइज सीरीज़ की जो है ख़ास बात यह है कि यह एनसीईआरटी बेस्ड है। जो सरकारी स्कूल में 9th-10th की होम साइंस की बुक चलती है उसी से हमने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। सारे क्वेश्चन सेल्फ मेड हैं और बाकी इसके अलावा स्पेशल ये है कि बनाया हमने उसी बेस पे टॉपिक वाइज ही, लेकिन बस सेल्फ मेड क्वेश्चन है, उन किताबों से बनाए गए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब हमारा पहला टॉपिक है वस्त्र विज्ञान। पहला प्रश्न हमारा है, रेशमी वस्त्रों को किससे धोना चाहिए? तो रेशमी वस्त्रों को हमें रीठे के घोल से धोना चाहिए, क्योंकि रेशमी वस्त्र बहुत ही मुलायम होते हैं। इनमें कास्टिक का प्रयोग करने पर यह जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमको इनको रीठे के घोल से धोना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु प्रयोग करते हैं। तो ऊनी वस्त्र की सुरक्षा हेतु हमें नीम की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ऊनी वस्त्र, ये ऊनी वस्त्र जो है मौसम के हिसाब से पहने जाते हैं 3-4 महीने, बाकी साल भर ये हमारी वार्डरोब में या अलमारी में रखे ही रहते हैं। तो इनको हमें धुलकर सुखाना चाहिए। उसके बाद हमें कपड़े में लपेट कर या पेपर लपेट कर रखना चाहिए, जिसमें नीम की पत्तियां डाल देनी चाहिए। हमें उसमें नीम की पत्तियां डाल देनी चाहिए पेपर में, और उस ऊनी वस्त्र इस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि निकाल कर कभी हमें अगर आकस्मिक रूप में पहनना पड़े तो हम तुरंत उनको पहन सकें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? तो चावल का माड़ होता है, उससे कलफ बनाया जाता है, और ये हमें सूती वस्त्रों पर देना चाहिए या कॉटन के वस्त्रों पर देना चाहिए। और कॉटन का हमारा आज का सबसे ट्रेंड ब्रांड है कस्तूरी कॉटन। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिल्क के वस्त्रों में कलफ दिया जाता है। तो सिल्क के वस्त्रों में हमें कलफ कौन सा देंगे? तो कलफ के रूप में हम गोंद का प्रयोग करते हैं, और सिल्क के रेशे में सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीली स्याही के धब्बे छुड़ाए जाते हैं। तो नीली स्याही के धब्बे हम किससे छुड़ाएंगे? तो नींबू और नमक की सहायता से हम नीली स्याही के धब्बे को छुड़ाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 5 वर्ष की बालिका के लिए बेबी फ्रॉक का कपड़ा लगेगा। तो कितना लगेगा? 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा, या हम कह सकते हैं 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा बेबी फ्रॉक बनाने में। फिर इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 7, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। तो उचित स्थान क्या होगा? मेज पर रखकर हम कपड़े को काटेंगे, ताकि उसमें कहीं भी झोल सिकुड़न ना आए या और वो कपड़ा सही से कट जाए। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाथ की सिलाई के टाँके हैं। तो हाथ की सिलाई के कौन कौन से टाँके हैं? तो कच्चा टाँका, विषम टाँका, सम टाँका और हाथ की बखिया, ये जो है सारे हाथ की सिलाई के टाँके हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कढ़ाई के टाँके हैं। तो कढ़ाई के कौन कौन से टाँके हैं? तो लेजी डेजी, बटन होल, या हम कह सकते हैं लेजी डेजी स्टिच, बटन होल स्टिच, कश्मीरी कढ़ाई, चैन स्टिच, ये जो है सारे कढ़ाई के टाँके हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ओरमा किया जाता है। तो ओरमा कब किया जाता है? ये जब हम वस्त्र सिलते हैं तो किनारों को बराबर करने के लिए ओरमा करते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट है। तो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट क्या है? तो संतुलित बजट, ये हमारा संतुलित बजट होता है। और बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा बचत का बजट, एक होता है हमारा संतुलित बजट, और एक होता है घाटे का बजट, और एक होता है बचत का बजट। और बजट का जो है सिद्धांत ये एंजिल ने दिया था। ये जर्मन के अर्थशास्त्री थी, वो इन्होंने बजट का सिद्धांत दिया था। लेकिन इनके बजट में एक कमी थी कि इन्होंने बचत का जो है कहीं भी जिक्र नहीं किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र योजना है।
तो ये कहाँ की योजना है? तो ये डाक खाने की योजना है, किसान विकास पत्र योजना। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने की न्यूनतम राशि या रकम कितनी होनी चाहिए? तो यह न्यूनतम रकम 500 रुपये होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बैंक है तो बैंक यह एक व्यवसायिक संस्था है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम राशि। तो उपहार चेक की न्यूनतम राशि हमारी 21 रुपये है, और इसके बाद तो फिर 51, 101 या आप जो है जीविस जितना भी देना चाहें, लेकिन न्यूनतम राशि हमारी 21 रुपये है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तांबे के वस्तुओं को साफ करना चाहिए। तांबे के चाहे वस्तु हो या कोई भी बर्तन हो सकते हैं, सजावटी सामग्री, सजावटी फूलदान या पात्र, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें कैसे साफ करना चाहिए? तो वो चूने के पानी या चूने के द्वारा हम साफ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सफाई का आधुनिक उपकरण है। तो सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? तो ये वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन ये जो है बिजली से ही चलता है। इससे दरी है, सोफ़ा या उस प्रकार से कई चीज़ें हैं जिन पे धूल और गर्दे को ये अपनी तरफ खींच देता है। तो आधुनिक उपकरण क्या हो गया हमारा? वैक्यूम क्लीनर। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मकान बनाने के लिए ज़मीन लेनी चाहिए। कैसी ज़मीन लेनी चाहिए मकान बनाने के लिए? तो हमें पथरीली ज़मीन का जो है चयन करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सजावट की कला का सबसे मुख्य सिद्धांत है। मुख्य है या प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्रमुख सिद्धांत सजावट का अनुरूपता हो गया, यह सजावट का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्टील के बर्तन साफ़ करते हैं। तो किससे साफ़ करते हैं स्टील के बर्तन? ये बहुत ही सरल प्रश्न मैंने डाल दिया, लेकिन रिवाइज होना चाहिए। तो विम से साफ़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आज की सीरीज़ का आखिरी टॉपिक है, हेल्थ साइंस या स्वास्थ्य विज्ञान। ये जो है कक्षा 9 की बुक में और 10 के पीछे के जो है 3-4 पाठ आपके ये लेसन दिए गए हैं, उसी से ये प्रश्न बनाए हैं हमने NCERT बेस्ड। फिर जो है देखिए, इसका पहला प्रश्न है, कोहनी पर पट्टी बांधने की लंबाई, या कोहनी पर हमें कितनी लंबी पट्टी बांधनी चाहिए? तो ये हमें 7 सेंटीमीटर पट्टी बांधनी चाहिए। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, सैया घाव में प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सैया घाव में? तो उसका प्रयोग करते हैं रिंग कुशन का। और सैया घाव क्या है? तो यह कोई भी व्यक्ति या रोगी हो गया, लगातार या लंबे समय तक जब बिस्तर पर किसी बीमारी के कारण या चोट लग जाना हो गया, हड्डी टूट हो गई, तो उसका जब लगातार बिस्तर पर पड़ जाता है तब सैया घाव हो जाता है, और तब लेकिन उस सैया घाव में रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग तीव्र ज्वर में या तेज़ बुखार में करते हैं, ताकि जो है शरीर के हम तापमान को बैलेंस में ला सकें। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में कितने डिग्री बुखार होता है? तो मलेरिया रोग में हमारा 110 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सर की चोट में कौन सी पट्टी का प्रयोग करते हैं? तो सर की जब चोट लग जाती है तो हमें कितनी पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए? तो जो है उसमें लंबी पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ड्रा शीट है, ये कह सकते हैं ड्रा शीट क्या है? तो ये जो है मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर को हम ड्रा शीट कहते हैं रोगी के। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो रोगी का बिस्तर होता है उस पर एक प्लास्टिक या रबड़ का बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसके ऊपर जो बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर होती है उसको ड्रा शीट कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर में 1 डिग्री ताप बढ़ जाएगा तो नाड़ी की गति स्वतः ही बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाड़ी दर का संबंध है। तो नाड़ी दर का संबंध किससे है? तो यह हृदय की धड़कन से, हार्ट बीट से हमारा संबंध है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम। तो लाल दवा का रासायनिक नाम हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, और इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 है। फिर इसके बाद हमारी आज की जो है श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए
या किससे दूर करते हैं? तो जल की अस्थायी कठोरता हम चूने से दूर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज जो है कुछ माइक में इशूज़ होने की वजह से आपकी 3 स्लाइड ही कंप्लीट हो पाएंगी। जल्द ही हम आगे की स्लाइड कंप्लीट करते हुए आपको बीपीएससी का जो है कमेंट किया है कि सिलेबस समझा दीजिए या उसके अकॉर्डिंग कुछ बता दीजिए, तो अगला वीडियो हम इसकी स्लाइड के साथ ही आपको बीपीएससी का टॉपिक क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।